सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी किसके सहयोग से एग्री हब को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा आईआईटी इंदौर। तो याद रखेंगे अभी आईआईटी इंदौर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र इसको लॉन्च किया, स्थापित किया। और यहाँ पे होगा क्या, तो कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी समस्याएं होती हैं जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना, कम उत्पादन होना, तो इन सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पे यहाँ पे अनुसंधान कार्य होगा, रिसर्च की जाएगी। तो सिंपल सा याद रखेंगे अभी आईआईटी इंदौर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने मिलकर के एग्री हब को लॉन्च किया है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो याद रखना है कि देश की पहली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला उत्कृष्टता केंद्र होगा। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की है। तो आंसर होगा वाटर शेड यात्रा। हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी उन्होंने ही ये वाटर शेड यात्रा को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र सरकार वाटर शेड डेवलपमेंट योजना का संचालन कर रही है। अच्छा, इसके लिए थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? जल लाएं धन धान्य। तो इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और मृदा क्षरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अभियान का नाम याद रखना, वाटर शेड यात्रा है। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मद्रास ने 2020 में की थी। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 480 स्तन कैंसर रोगियों के टिश्यू सैंपल इकट्ठे किए गए और 960 एक्सोम इंडेक्सिंग को पूरा किया गया। मतलब यहाँ पे ये जो डेटा इन्होंने रिलीज किया, मतलब जो भी स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो पेशेंट थे उनके सैंपल लिए, उनकी स्टडी की और वहां से इन्होंने डेटा कलेक्ट किए। तो ये जो डेटा भी रिलीज किया वो हमें ये बताएगा कि कैंसर पेशेंट के डीएनए में क्या क्या बदलाव हुए। अगर वही बदलाव किसी व्यक्ति में नजर आते हैं, इसका मतलब उसे भविष्य में कैंसर होगा। तो अभी इनिशियल स्टेज में ही हमें पता चल जाएगा कि उसे भविष्य में कैंसर होगा, तो उसे हम कंट्रोल आराम से कर पाएंगे। उसे कंट्रोल इनिशियल स्टेज में ही कर लेंगे तो उसे आराम से खत्म कर पाएंगे, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में। ठीक है, तो याद रखना है क्या, किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए भी 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई। तो अभी गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई। वे 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य है वो बना उत्तराखंड। और वैसे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष भी यही थी, रंजना देसाई। वैसे अगर पूछे ना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, तो आर्टिकल 44। क्या होता है वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में? तो इसमें जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले जैसे कि विवाह का मामला हो गया, तलाक का, विरासत का, उत्तराधिकारी वाले जो मामले हो गए, तो इन सब के लिए समान कानून आता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, सबके लिए इक्वल कानून होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे हो रही है गुजरात की, क्योंकि गुजरात इसको लाने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार आपको ले चलते हैं गुजरात भ्रमण पे। पहले तो आप देख लो मैप में गुजरात, और आप जानते ही हो ये भारत का ऐसा राज्य है जिसका सबसे लंबा तटीय रेखा है। वैसे विश्व में
कौन सा देश है जिसका सबसे लंबा तटीय रेखा है? तो फिर चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। हम इसके स्टैटिक देखते हैं। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, और दांतीवाड़ा बांध ये आपको बनास नदी पर मिलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा ब्रिटेन। अच्छा, आपने सोशल मीडिया या खास तौर पे यूट्यूब पर तो देखा ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे टूल्स आ रहे हैं कि जिसमें आप देखोगे दो लोगों का फोटो होता है, फिर वो आपस में किस करने लग जाते हैं, या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कार्य आप उनसे करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इतना खतरनाक है ये। मतलब एआई अच्छा भी है, मतलब हर चीज के अच्छे भी काम होते हैं, बुरे भी काम होते हैं। आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। लेकिन ज्यादातर लोग आप देखोगे बुरे काम से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये जो बुरे काम है ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा बुरे, खास तौर पे हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि आप सब तो बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। आपका बचपन, मेरा बचपन बहुत साधारण था, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। DD1 DD2 होता था, सिंपल सा शक्तिमान शकला का बम बम होता था, उसमें मस्त रहते थे। शाम को गली में खेलना, दिन में पतंग उड़ाना, विष अमृत, पकड़म पकड़ाई, छिन्नी पत्ता, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बस यही चीजें चलती थी। लेकिन अब रोड से बच्चे गायब हो चुके हैं, वो मोबाइलों में घुस चुके हैं। पहले हमारी मम्मियां परेशान होती थी, वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती थी कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। वो हमें घर के अंदर बुलाना चाहती थी। लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं कि जाओ भागो बाहर, भागो, खेलो कूदो। लेकिन आजकल बाहर कोई खेलता कूदता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है उससे ज्यादा बुरा भी है। और इन चीजों के आने से ये जो एडल्ट चीजें होती है, बच्चे छोटी अवस्था में ये चीजें देख पा रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा असर होने वाला है उनपे। और उनपे बुरा असर होगा तो हमारे समाज पे, हमारे देश पे बुरा असर होगा। तो उसी कारण से अभी उत्तर सरकार ने एक पहल शुरू की है, एक फैसला लिया कि अगर कोई व्यक्ति इन एआई तकनीक का, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाल शोषण की तस्वीरें बनाएगा इस तरह से, या उन्हें रखेगा या शेयर करेगा, तो ये सब अपराध की कैटेगरी में आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? यूके। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज एआई का प्रश्न हमने एक और देखा था ना आज की क्लास में, कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी? तो महाराष्ट्र में। अब मैं फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि पहली बार मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। कहां पे? बिहार में होगी, और 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना होगी। मखाना के उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर बिहार आता है। और आपको याद हो तो मिथिला मखाना के बारे में आपने सुना होगा, 2022 में जीआई टैग मिला था इसको, ये बिहार का ही है। और मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहते हैं, प्रोटीन का बढ़िया सोर्स इसको माना जाता है। तो याद रखेंगे मखाना बोर्ड ये कहां पर शुरू होगा? तो बिहार में। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था पहला हल्दी बोर्ड अभी स्थापित किया गया। अब आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं ये मैं, कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? इसका उत्तर आप जरूर करना, नहीं आता तो गूगल पे सर्च करके करना, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सर्च करोगे तो कम से कम उस बहाने आपको आ तो जाएगा, ये उस बहाने एक बार पढ़ लोगे आप। बाकी देखो बात यहाँ पे बिहार की है, तो ले चलते हैं आपको बिहार। ये रहा मैप पे बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे भी होता है उस दिन। वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, और कैम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जल्दी टाइगर रिजर्व बनेगा, अभी बना नहीं है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उसके अलावा फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। पूछ रहे इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? तो आंसर होगा भारत ने ही। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अब एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी के रूप में स्थापित हो चुकी है। बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी।
जिसका उद्देश्य क्या था, दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों यानी कि बिग कैट्स के संरक्षण को बढ़ावा देना। वो 7 मेजर बिग कैट्स कौन कौन सी हैं, बाघ जिसे आप टाइगर बोलते हो, शेर यानी लायन, तेंदुआ लेपर्ड हो गया, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, जगुआर, प्यूमा और चीता। तो इनके संरक्षण के लिए इसको शुरू किया था। और आप देखोगे अभी 23 जनवरी 2025 तक 5 देश इसके फॉर्मल मेंबर भी बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 5 देश, निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। वैसे आपको बता दूं, पिछले साल सितंबर में भारत ने औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता ली और भारत सहित 27 देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की सहमति दी थी। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 97 देशों को और जोड़े जाने की योजना है और अगले 5 सालों में भारत की ओर से $100 मिलियन यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में सचिवालय और परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य देशों को 5 सालों के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो भारत ने इसकी शुरुआत की थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए भी किस आईआईटी के साथ समझौता किया। आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। आज में आप देख लोगे 3 आईआईटी से संबंधित प्रश्न हमने देख लिए। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो भारतीय सेना के लिए अधिक ऊंचाई पर बंकरों का निर्माण करने के लिए जो पारंपरिक निर्माण सामग्री होती थी, अब उसकी जगह बांस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी इसी के लिए भारतीय सेना और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में अभी समझौता हुआ है। तो अब आईआईटी गुवाहाटी इसके लिए रिसर्च करेगा, एक अच्छा डिजाइन तैयार करेगा ताकि ये बांस के बंकर समान स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सके और इनका वजन भी कम होगा, तो लाने ले जाने में समय और प्रयास दोनों कम लगने वाले हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि हर साल विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 फरवरी तक। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1 से लेकर 7 फरवरी को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक यानी कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, डायलॉग यानी कि संवाद और कॉपरेशन यानी कि सहयोग को बढ़ावा देना। थीम भी है यूनाइटिंग फॉर पीस। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। बाकी ये है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्विज मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी फरवरी में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन अभ्यास हुआ, मालदीव और भारत के बीच में। फिर पूछा बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बन गए, बार्ट डी वेबर। फिर पूछा चंद्रिका टंडन ने अभी अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता, त्रिवेणी। और भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया, एशियन विंटर गेम्स 2025 जो होंगे कहां, चीन में। फिर पूछा भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा, मध्य प्रदेश। द महात्मा मैनिफेस्टो नाम की बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। फिर पूछा राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया कर्नाटक। और किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता, आर प्रज्ञानंद। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया, जर्मनी। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहां पे आयोजित किया गया, नेपाल। आंसर होगा, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।